ओके चलिए तो शुरू करते हैं एसी करंट के इस समुंदर का एक और गोती मारते हैं अंदर। चलिए देखते हैं। तो अभी तक हम एलसी और एसी सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने ऐसा देखा था कि एलसी और एसी सीरीज सर्किट में हमने वोल्टेज अप्लाई किया था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और हमें करंट मिला था I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। राइट, ये हमें करंट मिला था। हमने दो अलग अलग मेथड सीखे थे, एक एनालिटिकल मेथड था, एक फेजर मेथड था। दोनों से करंट का ऐसा ही फॉर्मूला आया था जहाँ पे ये आई एम जो है दैट इज वी एम बाई जेड। आई एम क्या होता है? आई एम होता है वी एम बाई जेड। राइट, जेड इज इम्पिडेंस दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो, वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर ही करना है आपको। राइट, एंड दिस फाई इज द फेस डिफरेंस और वो फाई आप इस फॉर्मूला से फाइंड करते हो tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। अब इस फॉर्मूला से फाइंड करते हो tan फाई को। राइट, हमें फाइंड करना है कि सर्किट के अंदर पावर कितना होगा। तो आपको बहुत बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा पावर का, कि पावर P होता है V इंटू आई। अब यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट दोनों टाइम के साथ वेरी होना है, क्योंकि ये तो एसी सर्किट है। तो कोई बात नहीं, हम पहले निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर इन सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर इन सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस पावर यू कैन राइट एज V इंटू आई, वेर योर वोल्टेज इज Vm साइन ओमेगा टी and the current is Im sin omega t प्लस फाइव। चलिए बच्चों, Vm इंटू आई एम साथ में रखिए और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा साइन इंटू साइन। साइन इंटू साइन मैथ्स वाले सर ऐसा याद रखाते हैं, 2SS इज इक्वल टू सी माइनस सी। 2SS इज इक्वल टू सी माइनस सी। पहले सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, ऐसा याद रखाते हैं मैथ्स वाले सर। राइट, तो मैं भी ऐसा ही लिखूंगा कि S इंटू एस। राइट, बट यहाँ पे साथ में 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 मिसिंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक 2 से डिवाइड कर लो, फिर आप ऐसे लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पहले रखो एंड फिर रखो ये साइन ओमेगा टी। राइट, चलिए अब ये फॉर्मूला बना बच्चों 2SS, जिसको हम बड़े ही प्यार से कहते हैं C माइनस सी, दैट इज कॉस माइनस कॉस। 2SS होता है आपका कॉस माइनस कॉस। ओके, चलिए पहले एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले सब्ट्रैक्शन करना है एंगल को, फिर एडिशन करना है एंगल को, याद रखना बच्चों, है ना। चलिए क्या करना है आपको, तो क्या करेंगे हम, पहले दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कट हो जाएगा, बचेगा खाली यहाँ पे फाइव। लिख दो एक स्टेप आपके लिए, चलिए लिख देते हैं। ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, पहले सब्ट्रैक्शन और फिर एंगल का एडिशन। ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। राइट, चलिए तो मुझे तो पता चल गया है कि इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ रहा है कुछ Vm Im बाई 2। चलिए ये आपका ओमेगा टी कट होगा, इधर आपका बचता है बच्चा मेरे कॉस फाइव माइनस ये बचेगा आपका कॉस 2 टाइम्स ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है एट सम पर्टिकुलर टाइम। तो अगर आपको चाहिए एवरेज पावर, तो एवरेज के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर 1 टाइम पीरियड। तो हम वही करेंगे, हम लिखेंगे कि एवरेज पावर ओवर 1 टाइम पीरियड। तो एवरेज पावर में लिखेंगे हम ऐसे P को, दैट इज V कहाँ गया, M कहाँ गया, ओ भाई Vm Im बाई 2 एंड देयर इज एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपको पता होगा बच्चों कि cos का एक टाइम पीरियड का एवरेज वैल्यू 0 होता है। राइट, तो यहाँ पे 2 टर्म है cos वाले, बट ये तो कांस्टेंट है ना। फाइव इज द फेस तो कांस्टेंट वैल्यू है दिस वन। tan इनवर्स कहाँ गया, tan फाइव इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो ये फेस तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है और जो पीछे वाला टर्म है ना वो टाइम पे डिपेंड करता है। देखो, राइट, वाइल दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो इसका एवरेज वैल्यू तो cos फाइव रहने वाला है, बट ये cos फंक्शन है, उसके अंदर टाइम दिख रहा है। तो cos का एक टाइम पीरियड का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो आपका है उसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आपको जो पावर चाहिए एवरेज सर्किट के अंदर वो मिलेगा आपको Vm Im बाई 2 इंटू cos फाइव, वो निकल गया। राइट, चलिए मैं बड़े ही प्यार से इस 2 को डिवाइड कर दूंगा
Vm/√2 Im/√2 इंटू कॉस फाई। Vm/√2 को आप कहते हो VRMS, इसको आप कहते हो IRMS इंटू कॉस फाई। तो AC सर्किट का एवरेज पावर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। क्या होता है बच्चों? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना कॉस फाई, इसे कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? पावर फैक्टर कहते हैं। अब आप एक छोटा सा ट्राइंगल याद करो जो हमने इम्पीडेंस के लिए बनाया था कि यहाँ पे अगर आपका फाई है तो देखो tan फाई होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज R, और ये आपका होगा हाइपोटेनस दैट इज इम्पीडेंस Z। हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों? इम्पीडेंस Z। इन दोनों का आप पाइथागोरस करोगे तो आपको ये मिलेगा ना, राइट, दैट इज इम्पीडेंस Z। ओके, तो यहाँ से आप देखो कॉस फाई कितना आएगा? कॉस होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो कॉस फाई इज R बाई Z दैट इज R बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, दैट इज द पावर फैक्टर कॉस फाई, राइट। ओके, अब आपको तीन अलग अलग केसेस की बात करते हैं हम। अगर सर्किट में खाली रेजिस्टेंस है, इफ देर इज ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो अगर खाली और खाली रेजिस्टेंस ही है, ये वाला है ही नहीं, तो आपका जो फेस डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि इफ देर इज ओनली रेजिस्टेंस इन सर्किट, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन अ सेम फेस, मतलब वहाँ पे फाई कैसा होगा? 0 होगा। तो आप लिख सकते हो कि इफ देर इज ओनली रेजिस्टेंस, तो आपका फाई कैसा होगा? 0, और कॉस फाई कैसा होगा? 1, बिकॉज कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना। मतलब यहाँ पे आपका कॉस का वैल्यू मैक्सिमम आया। कॉस का वैसे भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो पावर होगा ना, सर्किट का एवरेज पावर, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका एवरेज पावर मैक्सिमम हो जाएगा, विच इज़ कॉस फाई का वैल्यू 1 रख दो, VRMS इंटू IRMS। और ये हम ऑलरेडी जानते ही है कि अगर सर्किट में खाली रेजिस्टेंस हुआ तो वो पावर को डिसिपेट करने वाला है, राइट। ओके, कितना पावर डिसिपेट करेगा? VRMS इंटू IRMS। चलिए, अब अगर सर्किट में खाली कैपेसिटर है या खाली इंडक्टर है, तो आपका फेस डिफरेंस कितना रहता है? 90 का रहता है ना। अगर खाली इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा 90 डिग्री से, अगर खाली कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगा 90 डिग्री से। मतलब इन दोनों केस के अंदर आपका जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री रहने वाला है, राइट। कहाँ लिखे? चलो यहाँ लिखते हैं, नहीं इधर लिखते हैं साथ साथ में। तो यू कैन राइट इफ देर इज ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर, दोनों केस के लिए आपका फाई जो है वो या तो प्लस π/2 होगा या माइनस π/2 होगा, राइट। और कॉस π/2 और माइनस π/2 दोनों वैल्यू कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका पावर फैक्टर कैसा रहेगा? 0। ये था खाली रेजिस्टेंस के लिए, ये खाली इंडक्टर और कैपेसिटर, राइट। चलिए, तो कॉस फाई कितना हो गया? 0। तो कॉस फाई 0 है तो सर्किट का एवरेज पावर भी कैसा होगा? 0 होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखाया है कि अगर खाली इंडक्टर या खाली कैपेसिटर होगा ऐसे सर्किट में, तो कोई भी पावर के लॉस करे बिना आप करंट को पास करा सकते हो। बिकॉज कैपेसिटर अगर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा। इंडक्टर होगा तो वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, राइट। ओके, सो हियर इन बोथ द केसेस देयर विल बी नो पावर लॉस। और यहाँ पे जो करंट जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट। तो यहाँ पे करंट पास हो सकता है विदाउट एनी पावर लॉस, करंट विदाउट पावर लॉस, जिसे हम कहते हैं वॉटलेस करंट। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखाया है, राइट। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ द पावर एंड पावर फैक्टर। सिंपल फॉर्मूला याद रखना बच्चों, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई विच इज R/Z। आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। चलिए कॉपी करिएंगे इसको क्विकली फटाफट, फिर 3 न्यूमेरिकल देखने हैं और फिर एक नया टॉपिक सीखेंगे LC ऑसिलेशन। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 7.6 करेंगे LC या AC सीरीज सर्किट से जुड़ा हुआ। और अगर आपके एग्जामिनर को या आपके पेपर सेट करने वालों को ऐसा मन हुआ कि चलो पेपर थोड़ा इजी निकालते हैं, तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अ रेसिस्टर ऑफ 200 ओम, चलिए तो रेसिस्टेंस R 200 ओम एंड अ कैपेसिटेंस C 15 माइक्रोफेराडे, माइक्रो इज 10⁻⁻6 फेराडे। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों को कनेक्ट करना है आपको सीरीज में, राइट। टू एन LC टू
अ सीरीज ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, तो आपको वोल्टेज का RMS वैल्यू दिया होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, दैट इज 220 वोल्ट और उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, राइट। चलिए आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, लेट्स फाइंड इट आउट। चलिए फर्स्ट फाइंड करना है करंट इन सर्किट, अभी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो वी नो दैट करंट का हम RMS वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि वोल्टेज का RMS वैल्यू दिया है तो हम करंट का भी RMS वैल्यू फाइंड करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। चलिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आपका √R² प्लस XC माइनस XL²। अब यहाँ पे इंडक्टर तो है ही नहीं कनेक्टेड, तो कोई बात नहीं, XL को 0 कर दो, इंडक्टर है ही नहीं, दो ही चीज़ें हैं। चलिए तो दिस इज योर IRMS इज इक्वल टू VRMS इज 220, रेजिस्टेंस इज गिवन विच इज 200, उसका करेंगे स्क्वायर, राइट, प्लस XC का फॉर्मूला क्या होता है भाई, XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, याद रखना, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज 1/ωc एंड ओमेगा इज 2πf। चलिए रखेंगे यहाँ पे 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड कैपेसिटेंस इज 15 × 10⁻⁻⁶, क्या करेंगे उसका स्क्वायर। आई होप कि आपका कैल्सी अच्छा खासा चलेगा, आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा कैल्सी चलाने पे 291.5, डिवाइड करना 220/291.5, आपके करंट का जो RMS वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 0.755 एम्पियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करंट कितना मिलेगा बच्चा लोग, 0.755 एम्पियर मिल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। चलिए इसमें दूसरा पार्ट भी पूछा है, तो बी पार्ट में ऐसा पूछा है कि सिंस द करंट इज सेम थ्रू आउट द, कहाँ गया सवाल, यस, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। चलिए अभी फाइंड हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर दैट इज VR। तो द थिंग इज वेरी सिंपल, यहाँ पे दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज में सब में से करंट सेम जाएगा, राइट। सो आई कैन राइट हियर द सेम करंट फ्लो थ्रू, द सेम करंट flows through capacitance and resistance both, right। तो वोल्टेज का सिंपल फॉर्मूला यूज करो V = IR, ओके। तो इफ यू वांट टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस, तो दैट इज I into resistance, and if you want to find voltage drop across the capacitance, that is I into resistance of capacitor, जो होता है XA। कैपेसिटिव कितना रेजिस्टेंस लगाता है, बाई XC जितना, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। चलिए तो दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, राइट। चलिए IRMS का वैल्यू है, ये रहा 0.755 एंड रेजिस्टर कितना था 200। चलिए सॉल्व करिए, कुछ 150 के आजू बाजू आएगा, दिस इज 151 वोल्ट। चलिए यहाँ पे IRMS 0.755, XC का वैल्यू होता है 1/2 पाई f इंटू कैपेसिटेंस इज 50 × 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे लिया है वही यूज़ किया है XC का वैल्यू, वी हैव यूज्ड इट हियर। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160.3 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 160.3 वोल्ट, ठीक है। चलिए बच्चों अब एक सिंपल सा लॉजिक आप देखिए, आपको इतना पता है कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है ना, सीरीज़ में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट था, कहाँ गया, ये रहा। अब रेजिस्टर को वोल्टेज मिला है 151 और कैपेसिटर को वोल्टेज मिला है 160, अगर दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 310 के आजू बाजू आएगा, आपका आंसर 310 के आजू बाजू आएगा। बट आपके पास तो वोल्टेज खाली 220 ही था, ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पे आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम फेस में नहीं होता है, दे बोथ आर एट 90 डिग्री, क्योंकि रेजिस्टर के लिए करंट सेम फेस में होता है, कैपेसिटर में आपका करंट लीड करता है, राइट। तो जब आप इसका फेजर बनाओगे ना, राइट। चलिए आपको ऐसा पूछा है साथ में, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, राइट। तो अगर इन दोनों का आप एल्जेब्रिक सम करोगे, अगर आप इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करोगे, तो एल्जेब्रिक सम करो VR प्लस VC, दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर तो कुछ 311.3 वोल्ट हो जाएगा, दैट इज मोर देन 220 वोल्ट। तो ये जो पैराडॉक्स हुआ ना, उस पैराडॉक्स को हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आपका जो हियर VR एंड VC आर नॉट इन सेम फेस, दे आर नॉट इन सेम फेस, ये दोनों सेम फेस में नहीं है, बट दे हैव द फेस डिफरेंस ऑफ 90।
बिकॉज वी आर करंट के साथ साथ चलता है, वी सी करंट के 90 डिग्री आगे चलता है, राइट मतलब अल्टीमेटली वी आर एंड वी सी दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है, राइट तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये अगर आपका वी आर है, राइट ओके, तो आपका वी सी कहाँ चलेगा, पीछे पीछे चलेगा, ये आपका करंट है, राइट तो करंट एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस सेम फेस में होगा, और कैपेसिटर के लिए करंट आगे भागता है, वोल्टेज पीछे रह जाएगा, तो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल वोल्टेज होगा ना वो आपको अंडर रूट करना पड़ेगा पाइथागोरस से, इन सेम फेस बट दे हैव द फेस डिफरेंस ऑफ 90। एक स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे, दे हैव फेस डिफरेंस ऑफ 90 एज यू कैन सी इट हियर, राइट। तो चलिए आप पाइथागोरस अब यूज़ करिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 151 स्क्वायर प्लस 160.3 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर 220 वोल्ट आ जाएगा, राइट ओके। तो आप जो एल्जेब्रिक सम कर रहे हो वो तभी होता है व्हेन द वोल्टेजेस आर इन अ सेम फेस, तब आप सीधा एल्जेब्रिक सम करो। बट हियर द वोल्टेजेस आर नॉट इन सेम फेस, दे हैव द फेस डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, सो दैट यू हैव टू यूज दिस पाइथागोरस थ्योरम एंड देन यू डू इट लाइक दिस, यू विल गेट द सप्लाई वोल्टेज बाय दिस फॉर्मूला, ओके। चलिए तो ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कॉपी करिए चलिए इसको क्विकली। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7.7। क्वेश्चन क्या कहता है पहले देख लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कहता है कि फॉर सर्किट्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज अ लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन वाई, राइट। तो अगर आप लो पावर फैक्टर पे पावर ट्रांसमिशन कराओगे ना तो आपका पावर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये पूछा है कि वाई लो पावर फैक्टर पावर ट्रांसमिशन leads to हाई पावर लॉस। ओके, इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपका जो एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला है ना, एसी सर्किट में पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड पावर, ये आपका रिक्वायर्ड पावर है। इसका तो जितना आपको भेजना है उतना तो आपको भेजना ही पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड पावर चाहिए कंज्यूमर को उतना तो आपको भेजना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट ओके। अगर कोई 100 वॉट मांग रहा है तो उसको 100 वॉट देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए, इफ़ यू कीप दिस कॉस फाई, पावर फैक्टर इज दिस टर्म, राइट। इफ़ यू कीप द कॉस फाई लेस, अगर आपने पावर फैक्टर कम रखा तो इस पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको करंट ज़्यादा पास करना पड़ेगा, वेरी ऑब्वियस, राइट। इफ़ यू आर पासिंग मोर करंट, अगर वायर में से ज़्यादा करंट जा रहा है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट जा रहा है तो हीट लॉस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट लॉस क्या होता है, I² इंटू आर। क्या होता है, हीट लॉस होता है I² इंटू आर, तो हीट लॉस बढ़ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इफ पावर फैक्टर cos phi is kept low, if the power factor cos phi is kept low, then to meet require power IRMS should be high, right, which ultimately leads to more power loss, which leads to more power loss, बिकॉज पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आपका I² इंटू आर। तो पावर करंट जितना ज़्यादा होगा उतना पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो अब सवाल ये है कि किस तरह से हम इस पावर लॉस को कंट्रोल करें। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है, पावर लॉस को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में एक रेजिस्टेंस, सर्किट में आप कैपेसिटर जोड़ देते हो, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। टू रिड्यूस पावर लॉस capacitor is joined, to reduce power loss capacitor is joined in circuit Y। अब देखो बच्चों, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ना उसके अंदर वायर तो होते ही है। वायर मतलब देयर आर रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दैट इज कंपलसरी, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। साथ में इंडक्टर भी होता है। इंडक्टर इसलिए होता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वायर कॉइल के फॉर्म में बेंट होता है, या फिर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे कॉइल लगाया हो। तो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स यू कैन नॉट अवॉइड इन द सर्किट, दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, राइट। तो इफ देयर इज ओनली इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, राइट, तो आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा होगा वो देखते हैं। सपोज
for, okay, I will make it somewhere in between. चलिए, let's make it like this. If there is only resistance and inductor in circuit, तो आपको इतना चीज़ पता है बच्चों कि रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम फेस में चलता है, इंडक्टर में करंट पीछे चलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो करंट पीछे चलने वाला है, राइट। देन लेट्स से इफ द करंट lags behind the voltage by 5, राइट। तो सपोज ये आपका वोल्टेज का एक्सिस है और ये आपका करंट का एक्सिस है, राइट। चलिए, और अभी अगर मान लीजिए आपका करंट जो है ना वो वोल्टेज से 5 जितना लैग कर रहा है। भाई मेरा ब्लू मार्कर किधर है? ओए हथियार कहाँ गया मेरा? वेट सेकंड ना, सेकंड मैं ब्लू मार्कर बाहर रखा हूँ, लाता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसको यूज़ करते हैं ग्रीन को। ओके, सो सपोज आपका वोल्टेज यहाँ पर है इस एक्सिस के ऊपर और करंट आपका लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है भाई? लैग कर रहा है। तो करंट एंगल में पीछे चल रहा है। लेट्स से इट इज़ द करंट आई एंड द करंट इज लैगिंग एट एंगल 5, राइट। तो यू कैन टेक 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस करंट। इस करंट के बच्चों आप 2 कंपोनेंट ले सकते हो। एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा दैट यू कैन कॉल एज आई पी, राइट, पैरेलल कंपोनेंट, and another you can take as IQ. That's up to you. You can use whatever notation you want to use. राइट। अब ये जो आपका कंपोनेंट है ना बच्चों, करंट का ये कंपोनेंट जो वोल्टेज को परपेंडिकुलर है, ये करंट में कोई पावर लॉस होने वाला नहीं है। देयर इज़ नो पावर लॉस बाय दिस पर्टिकुलर करंट बिकॉज ये तो आपका वॉटलेस करंट है। क्योंकि ये करंट वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के ऊपर है, cos 90 0 हो जाता है, तो ये आपका वॉटलेस करंट है। और जो भी पावर प्रोड्यूस होने वाला है या लॉस होने वाला है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, तो उसे हम कहते हैं पावर कंपोनेंट। इसे कहते हैं पावर कंपोनेंट, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो cos फाई का वैल्यू है वो बड़ा हो, मतलब अगर आपको पावर फैक्टर को बढ़ाना है, देखिए पावर फैक्टर अगर कम हुआ तो आपका पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर पावर फैक्टर कम है तो करंट बढ़ जाएगा, तो पावर का लॉस बढ़ जाएगा। तो किसी तरह से मुझे पावर फैक्टर को बढ़ाना है। कॉस का वैल्यू बढ़ेगा कब? सिंपल सी बात है भाई, कॉस का वैल्यू तभी बढ़ता है जब ये फाई का वैल्यू 0 हो, बिकॉज कॉस 0 1 हो जाता है। मतलब किसी तरह से मुझे ये जो करंट ऐसे दिख रहा है ना, उसको इन फेस ला देना है वोल्टेज के साथ, बराबर। और ये वोल्टेज के साथ इन फेस तभी आएगा जब मैं कोई ऐसा करंट लूँ जो इसको काट दे। अभी 2 कंपोनेंट है इसलिए करंट आपका ऐसा है। अगर किसी ने इस कंपोनेंट को काट दिया तो फिर करंट ऐसा हो जाएगा, करंट विल कम इन सेम फेस, फाई 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, पावर फैक्टर मैक्सिमम हो गया, तो आपका पावर लॉस मिनिमम हो जाएगा, राइट। मतलब मुझे इस कंपोनेंट को काटने के लिए कोई ऐसा करंट चाहिए जो सर्किट को वोल्टेज को लीड करे, क्योंकि इसको काटना है तो मुझे एक करंट इस तरफ चाहिए ना। सोचो ना, सिंपल सी बात है। मार्कर अरे बाहर ब्लू मार्कर है, वो डाला ना, मैं चिल्ला रहा हूँ कब से। क्विकली ओके, चलिए बच्चों, मतलब आपको एक ऐसा करंट चाहिए जो इस करंट को कट करे, मतलब आपको लीडिंग करंट चाहिए। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। ये आपको आईपी चाहिए विच इज़ लीडिंग करंट। देखो ये वोल्टेज से आगे है, वोल्टेज आपका इधर है, और ये जो करंट है वो वोल्टेज से आगे है। और वोल्टेज से आगे वाला करंट कौन ला सकता है? कैपेसिटर ला सकता है। कैपेसिटर का काम है लीडिंग करंट लाने का। इसीलिए अगर आप सर्किट में कैपेसिटर लगा दोगे तो कैपेसिटर लीडिंग करंट देगा जो इस कंपोनेंट को कैंसिल करेगा और आपका पावर फैक्टर कम कराएगा, राइट। सॉरी, फाई जो है वो कम कराएगा। अगर फाई कम हुआ तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो पावर लॉस घट सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इफ देर इज ओनली आर एंड एल इन अ सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फाई, okay, and to increase the power factor some leading current is required. Some leading current is required to cancel out this IP. Let's give it name as IP dash. इसको IP नाम दे, ओके फाइन। चलिए, एंड वी कैन राइट हियर द लीडिंग करंट इज प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर। लीडिंग करंट कैन बी प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर। लीडिंग करंट प्रोवाइड करने का काम करता है कैपेसिटर, एंड हेंस वी कनेक्ट द कैपेसिटर इन अ सर्किट
टू इंक्रीज द पावर फैक्टर एंड टू रिड्यूस द पावर लॉस, राइट। तो आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे बच्चों, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू increase power factor, capacitor is connected to increase the power factor and reduce the power loss, right? Okay, चलिए आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते थे बच्चों, आपका एक सिंपल सा, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है फेजर मेथड यूज़ करके, आप डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हो कि आपका पावर फैक्टर जो होता है cos फाई, राइट, cos फाई होता है बच्चों आपका R बाई जेड, राइट, और जो z है उसके अंदर होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये एक्सी को बड़ा करोगे ना, अगर आप कैपेसिटर सर्किट में जोड़ोगे, सी एक्सी होता है आपका 1/ω_c, तो अगर आप सर्किट में ये कैपेसिटर जोड़ोगे, राइट, तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना एक्सी के साथ, तो एक्सी आपका घटेगा। अगर एक्सी आपका घटा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर घटेगा, अगर ओवरऑल डिनोमिनेटर घटा आपका तो cos फाई बढ़ेगा। तो आप ऐसे भी इसको समझा सकते थे, बट क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको फेजर मेथड दिया तो आपको ये फेजर मेथड से समझाना है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये कहा कि अगर सर्किट में खाली रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर है तो करंट आपका डेफिनेटली लैग करने वाला है। करंट जो है वो क्या करेगा भाई, लैग करेगा। तो मैंने करंट को फाई एंगल पीछे ले लिया। नाउ लेट्स रिजॉल्व द करंट इन टू कंपोनेंट्स, एक IP एक IQ। IP तो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के ऊपर है, वो कोई पावर लॉस नहीं करेगा, वो वॉटलेस करंट है। IQ सेम फेस में है, वो पावर लॉस करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है सर्किट को पावर देने के लिए, राइट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर इन अ सर्किट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पावर फैक्टर को बढ़ाऊँ तो मुझे ये एंगल को छोटा करना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है व्हेन देयर इज सम लीडिंग करंट जो इसको काटे, तो लीडिंग करंट के लिए आपको लेना पड़ेगा कैपेसिटर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द कैपेसिटर। चलिए कॉपी कर लीजिए क्विकली, फिर एक और न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7.8, यू कैन मार्क दिस ऑल्सो एज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पिक वैल्यू 283 वोल्ट। चलिए पिक वैल्यू दिया है, पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू दिया है वोल्टेज का Vm, दैट इज 283 वोल्ट, राइट, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी f इज 50 हर्ट्ज गिवन। चलिए, इट इज अप्लाइड टू द सीरीज LCR सर्किट इन विच, LCR AC सीरीज सर्किट की बात की है, LCR AC सीरीज सर्किट की बात की गई है। चलिए, जिसके अंदर रेसिस्टेंस जो है वो 3 ओम है, इंडक्टर जो है वो 25.48 मिली हेनरी है, मिली 10⁻³ एंड कैपेसिटेंस है 796 माइक्रो फैराडे। चलिए, माइक्रो इज 10⁻⁻6 फैराडे। दिस डेटा आर गिवन टू यू, राइट। चलिए, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। चलिए, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है इम्पीडेंस Z। So we have the formula of impedance Z, which is under root of R square plus XC minus XL whole square। R का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 ओम। चलिए, ओम नहीं लिखना है, यहाँ पे खाली लिखेंगे 3 स्क्वायर। XC क्या होता है, 1/ω_c, राइट। तो चलिए कहीं पे ओमेगा निकाल लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है ना आपके पास, तो ओमेगा आप लिख दो यहाँ पे 2πf, 2 × π × f, दैट इज 314 हर्ट्ज, 314 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा है ना, 314 रेडियन पर सेकंड। लेट्स यूज इट हियर, 1/ω_c लिख देते हैं। चलिए, और एक्सएल होता है ω_L का स्क्वायर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे ना, दैट इज 3 स्क्वायर 1/ω_c। ω_c का वैल्यू, ओमेगा इज 314, c वैल्यू है 796 × 10⁻⁻6 माइनस ओमेगा इज 314। इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, ये रहा इंडक्टेंस का वैल्यू, L = 25.48 × 10⁻⁻3, राइट। चलिए, इसको आप फाइंड करके इसका करेंगे स्क्वायर, राइट। चलिए, जैसे ही बच्चों आप इसका स्क्वायर करोगे, लेट मी टेल यू, आपका आंसर आ जाएगा 5, राइट। चलिए, कैल्सी है ना आपके पास, यूज़ करना कैल्सी। दिस वैल्यू विल कम एज 8 और ये पीछे वाला वैल्यू आएगा 4, 8 - 4 स्क्वायर, राइट, दैट इज 2 स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 5 ओम। चलिए, इम्पीडेंस आ गया आपका, राइट। सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस जो आप कहते हो दैट इज इम्पीडेंस, दैट इज 5 ओम। और क्या पूछा है, चलिए सेकंड टास्क इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा आपको पूछा गया है, ओके, व्हाट इज द फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस पूछा है। चलिए, आपको पता है फेस डिफरेंस का फॉर्मूला tan phi,
फेस डिफरेंस, राइट। चलिए, तो आपका जो फेस डिफरेंस है tan phi लिखते हैं हम, दैट इज XC माइनस XL बाई R। चलिए, फेस डिफरेंस क्या लिखेंगे बच्चों? फेस डिफरेंस हम लिखेंगे XC माइनस XL बाई R। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर। चलिए, XC का वैल्यू ये रहा आपका XC वाला वैल्यू, XC इज 8, XL आप यहाँ से आप अलग से भी पहले फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप XC अलग से ऐसे फाइंड कर सकते हो, 1 बाई ओमेगा C, दैट विल कम एज, वैल्यू डालने पे वो आएगा 8 ओम। और आप XL फाइंड कर लो, दैट इज ओमेगा इंटू L, वैल्यू डालने पे वो आएगा 4 ओम। तो आप यहाँ पे सिंपली फिर उसको रख सकते हो। चलो, रेजिस्टेंस है आपका 3, राइट। अब देखना बहुत ही ध्यान से, हाँ। अब यहाँ पे एक ऐसा खेल है जो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो बच्चों tan phi है ना, उसका वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी प्लस 4/3 पे आपका tan का वैल्यू आता है 53.1 डिग्री। एंगल आएगा आपका 53.1 डिग्री, राइट। बट मैं यहाँ पे माइनस साइन लूँगा। माइनस साइन क्यों लिया सर? एंगल तो पॉजिटिव, वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो माइनस साइन क्यों लिया? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका XC बड़ा है। कौन बड़ा है भाई? आपका XC जो है वो बड़ा है, राइट। अगर XC आपका बड़ा होता है ना, राइट, तो हम क्या समझते हैं इससे? हम समझते हैं कि करंट क्या करेगा? लीड करेगा। कि एक मिनट वी हैव डन सम मिस्टेक हियर, भयंकर मिस्टेक हुई है, भयंकर। दिस वैल्यू विल बी 4, दिस वैल्यू विल बी 8। ओके, आप कैलसी चला लेना। दिस इज 4, दिस इज 8। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इज द वैल्यू ऑफ C, ये रहा। तो 1 बाई ओमेगा C करना, आपका 1 बाई ओमेगा C का वैल्यू 4 आएगा, ओमेगा इंटू L का वैल्यू आपका 8 आएगा, राइट। मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिख दिया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इसलिए। चलिए, XC का वैल्यू है 4, XL का वैल्यू है 8, डिवाइड बाई R का वैल्यू है 3, यह आ गया आपका -4/3, दैट इज tan phi। तो आपका phi का वैल्यू आएगा -53.1 डिग्री। फाई नेगेटिव आया है, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है? लीड के लैग। फाई नेगेटिव है तो करंट लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है? 53.1 डिग्री। सो यू कैन राइट हियर करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 53.1 डिग्री, राइट। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है न्यूमेरिकल में, तो लफड़े हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी गलतियों का आप अवॉइड करो। चलिए, और क्या पूछा है बच्चों आपको? और पूछा है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ओके, वी कैन डू दैट। पावर डिसिपेटेड, चलिए बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था आपका Vm इंटू IM बाई 2। पावर का फॉर्मूला था बच्चों आपका Vm इंटू IM बाई 2, राइट। चलिए, और यू कैन डायरेक्टली यूज पावर डिसिपेटेड, यू कैन डायरेक्टली यूज I² इंटू R। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो भाई, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू I² इंटू R भी आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लेट्स सॉल्व इट आउट। अभी आपका जो I है, ये कौन सा वैल्यू होगा आपका? पावर डिसिपेटेड में RMS वैल्यू आएगा। पावर डिसिपेटेड में आपका कौन सा वैल्यू आता है भाई? RMS वैल्यू आएगा इन द पावर डिसिपेटेड, राइट। RMS वैल्यू क्या होता है? RMS वैल्यू होता है आपका IM बाई √2, उसका करोगे आप स्क्वायर। छोटे छोटे फॉर्मूलाज है यहाँ पे, छोटे छोटे फॉर्मूला। क्या करना है भाई? पावर डिसिपेटेड इज I² इंटू R, राइट। पावर आपको ऑलवेज एवरेज निकालना होता है, तो आप यहाँ पे लोगे RMS वैल्यू ऑफ द करंट। RMS वैल्यू होता है मैक्सिमम बाई √2। आपके पास करंट का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, करंट का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, पर आपके पास जो है वो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। भले करंट का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, पर आपके पास बच्चों मेरे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप फाइंड कर सकते हो, इस पहले 1 बाई √2 का स्क्वायर 1/2 करके बाहर निकाल लो। IM आप लिख सकते हो Vm बाई Z। IM क्या लिखोगे आप? IM आप लिखोगे Vm बाई Z। चलिए, अब आपका सॉल्यूशन कर लीजिए। Vm का मैक्सिमम वैल्यू दिया है 283, Z का वैल्यू आपने फाइंड किया 5, उसका स्क्वायर, और सर्किट में रेजिस्टेंस था 3 ओम। चलिए, जैसे ही आप इन सबको सॉल्व करोगे बच्चों, आपका आंसर इस बार डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 4800। आंसर वुड बी 4800 एम्पियर। चलिए, मुझे वेरीफाई कर लेने दीजिए आंसर को। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी वेरीफाई द आंसर। 283/5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, राइट। योर आंसर इज करेक्ट। 4800 एम्पियर इज द पावर
डिसिपेटेड इन द सर्किट। और आपको ये भी पूछा है व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कितना है। चलिए लेट्स फाइंड इट आउट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। पावर फैक्टर दैट इज cos phi। पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi। cos phi होता है बच्चों r बाई जेड। r का वैल्यू 3 ओम है, z का वैल्यू 5 ओम है, 3/5 मतलब 0.6। तो पावर फैक्टर इज 0.6। पावर फैक्टर इज 0.6। चलिए वापस एक बार इस क्वेश्चन का मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूंगा। क्वेश्चन में आपको डेटा में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लीजिए। ओके, तो डेटा में आपको दिया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी दिया था, वहां से आपने ओमेगा निकाल लिया 2πf। LCR AC सीरीज सर्किट था जिसका रेसिस्टेंस दिया था, इंडक्टेंस दिया था, कैपेसिटेंस दिया था। तो सबसे पहले आप फाइंड कर लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc, ओमेगा का वैल्यू, C का वैल्यू डाल के सॉल्व करो, आपका आएगा 4 ओम। फिर आप फाइंड करो इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का वैल्यू, एल का वैल्यू रख के सॉल्व करो, ये आएगा आपका 8 ओम। चलिए पहले पूछा है आपको इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √r² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। यू हैव ऑल द वैल्यूज, R भी है आपके पास, XC भी है, XL भी है, यहाँ पे रखो, सिंप्लीफाई करो, आपको मिल गया Z। सेकंड पूछा है व्हाट इज द फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस आप फाइंड करते हो बाई tan phi। tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL बाई R। XC इज 4, XL is 8 and by 3 that is tan phi इक्वल टू -4/3। phi आपका आया है नेगेटिव, phi नेगेटिव आया है, इसका मतलब करंट लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग। वैसे भी आप समझ लो यहाँ पे XL बड़ा है, XL बड़ा है, इंडक्टेंस बड़ा है, तो आपका करंट लैग ही करने वाला है, तो करंट लैग किया। पावर कितना डिसिपेट होगा, तो पावर डिसिपेटेड इज ऑलवेज I² इंटू R। यहाँ पे आपको एवरेज पावर लेना होता है, तो आपको लेना पड़ेगा RMS वैल्यू ऑफ करंट। करंट का RMS वैल्यू होता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। √2 का स्क्वायर बाहर आ गया, और करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय इंपीडेंस Z, VM/Z। पुट बोथ द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। एंड लास्ट यू वांट टू फाइंड पावर फैक्टर दैट इज cos phi। cos phi इज R/Z, R is 3, Z is 5, आंसर इज 0.6। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पूछे थे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आने का। कॉपी करिए। चलिए फिर एक और न्यूमेरिकल। चलिए एक और सवाल ऐसा कहता है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, आपने आगे जो प्रॉब्लम किया, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड। आगे वाले एग्जाम्पल में अगर आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द रेजोनेंस अकर। चलो भाई, तो आगे वाले क्वेश्चन में आपका इंडक्टेंस कितना था जानना जरूरी है। आपका इंडक्टेंस था 25.48 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस था 796 माइक्रो फैराडे, दैट इज 796 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे, और रेजिस्टेंस था 3 ओम। राइट, चलिए इसी क्वेश्चन में बच्चों आपको पूछा, और मैक्सिमम वोल्टेज भी दिया था आपको, मैक्सिमम वोल्टेज दिया था 283 वोल्ट। सेम वही डेटा आपको यूज़ करना है। अब आपको सबसे पहले पूछा है व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको मैंने सिखाया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। राइट, तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच resonance occur, फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस अकर। चलिए उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, 1/√L। अब मैं इसका कैलकुलेशन खुद करूँगा, बात बुक में से लिखने में गड़बड़ हो जा रही है। LC, चलिए पहले तो -3n, -6 इज गोइंग टू बी 10⁻⁻9। बाकी इस नंबर का मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 796 25.48, दिस इज 2, बाप रे 20282। अभी आप अंडर रूट नहीं निकालोगे बिकॉज यहाँ पे 10 का पावर ऑड है, पहले आपको 10 पावर इवन करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इट लाइक 2028.2 इंटू 10⁻⁻8। नाउ यू कैन डू अंडर रूट। चलिए इसका अंडर रूट करेंगे हम। सो अंडर रूट इसका आएगा 45। विल फाइंडिंग द ओमेगा, दिस इज 1/, इसका अंडर रूट आ रहा है 45, और इसका अंडर रूट आएगा 10⁻⁻4। चलिए 10⁻⁻4 को ऊपर ले लीजिए, 10⁻+4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 45 करिए, दिस इज 222 रेडियन पर सेकंड।
रेजिस्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0। चलिए अगर आपको एफ चाहिए तो आप लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा 0 बाई 2 पाई है ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज 222 बाई 2 पाई। सो दिस इज 35 हर्ट्ज ओनली। चलिए ये आ रहा है 35.4 हर्ट्ज। चलिए इतना हो गया आपका। अभी इसमें एक और चीज़ पूछा है, ये पूछा है कि कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, चलिए अभी फाइंड हो जाएगा। तो एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस के ऊपर आपका इम्पीडेंस खाली आर ही रह जाता है। क्यों? बिकॉज रेजोनेंस का कंडीशन ही यह था कि एक्सएल एंड एक्सी शुड बी सेम। रेजोनेंस पे आपका एक्सएल एक्सी कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है ना, राइट? तभी तो आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम इम्पीडेंस इज नथिंग बट मिनिमम होगा, देन दैट मिनिमम इम्पीडेंस इज नथिंग बट आर। रेजोनेंस के सिचुएशन में ये पढ़ा था हमने कि एक्सएल एक्सी को सेम करना है, राइट? तभी आपको ये फ्रीक्वेंसी मिलता है ना। चलिए, तो आर का वैल्यू है 3 ओम। ओके, आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द करंट, करंट ही पूछा है ना। चलिए, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, चल लेट्स फाइंड द करंट। करंट पूछा तो आपको आर एम एस ही फाइंड करना है, राइट? तो आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाई जेड। चलिए, वी आर एम एस हो जाएगा आपका वी एम बाई रूट 2, आर एम एस वैल्यू है ना, और आपको वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू दिया है 283, तो आपको डिवाइड बाई रूट 2 करना पड़ेगा। और जेड आपका कितना है भाई? 3 ओम है। चलिए, 283 बाई 3 इंटू रूट 2, सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आएगा 66.7 एम्पियर। कितना आंसर आएगा इसका? 66.7 एम्पियर। चलिए, और क्या पूछा है आपको भाई? पावर डिसिपेटेड। ठीक है, पावर कितना डिसिपेट होगा? पावर डिसिपेटेड, राइट? सो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला रखो बच्चों, एवरेज ही रखेंगे हम, दैट इज आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर का वैल्यू ये रहा आपका, आर का वैल्यू 3 है। सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर बता देता हूँ, आएगा आपका 13,350 वॉट। तो इतना होना है भाई पावर डिसिपेट, 13,350 वॉट। पावर डिसिपेट इज 13,350 वॉट, राइट? तो ये हो गए बच्चों आपको एलसी और एसी सर्किट से जुड़े हुए न्यूमेरिकल, और जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर का क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क में पूछा जाता है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, राइट? चलो, तो आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए हैं। छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल थे, कोई इतना भारी न्यूमेरिकल आया नहीं था जहाँ पर आपको खतरनाक आपका दिमाग यूज़ कर लेना पड़े, राइट? इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, क्विकली इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग।